सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि के खिलाफ जो हिस्टोरिक वर्डिक्ट दिया था, उसकी रिटन कॉपी जजमेंट प्रोनाउंस होने के बाद भी वेबसाइट पे अपलोड नहीं हुई थी। मामला सीरियस तब हो गया जब लोगों ने नोटिस किया कि 8 और 9 अप्रैल के बीच 13 जजमेंट्स प्रोनाउंस हुए थे और सबकी कॉपी वेबसाइट पर अवेलेबल है, इंक्लूडिंग जस्टिस पर्दीवाला बेंच, जिन्होंने तमिलनाडु गवर्नर केस पे अपना वर्डिक्ट सुनाया था। हालांकि जहां सबको लग रहा था कि ये काफी बड़ा इशू बनने वाला है, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हॉलीडेज में होने के बावजूद इन बढ़ती स्पेकुलेशंस को खत्म कर दिया और शुक्रवार की रात को ऑर्डर कॉपी को अपनी वेबसाइट पर अवेलेबल करवा दिया। आज लॉ चक्रा पे हम लेकर आए हैं इस ऑर्डर का पूरा ब्रेकडाउन एकदम सिंपल तरीके से। सो स्टे ट्यून, क्योंकि ये कहानी जजमेंट की देरी से आने से ज्यादा है। आप सभी अब तक जानते हैं कि तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था गवर्नर RN रवि के खिलाफ 3 सीरियस ग्रीवियंसेस के साथ। पहला कि गवर्नर 10 बिल्स को असेंट देने से डिले कर रहे हैं, कुछ तो 2 साल से पेंडिंग है। दूसरा, यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स के अपॉइंटमेंट में उनका इंटरफेरेंस है। और तीसरा, सरकारी फाइल्स और कम्युनिकेशन का रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन दिखाता है। और DMK सरकार का ये भी कहना था कि गवर्नर का काम एक्ट ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, नॉट टू एक्ट लाइक अ पैरेलल लेजिस्लेचर या कॉन्स्टिट्यूशनल वॉचडॉग। 4 दिन तक चलने वाली इस लंबी हियरिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट रिजर्व कर लिया था, जिसकी प्रोनाउंसमेंट बेंच ऑफ जस्टिस JB पर्दीवाला और जस्टिस R महादेवन ने 8 अप्रैल 2025 को की। इस ऑर्डर को जस्टिस JB पर्दीवाला ने प्रोनाउंस किया और तमिलनाडु गवर्नर RN रवि के बिल्स को असेंट न देने के एक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल डिक्लेयर कर दिया। और भी कई सारी ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर को पढ़ते हुए सुनाई, लेकिन सबको इंतजार था एक डिटेल जजमेंट का, विच इज नाउ has been uploaded on the Supreme Court website on the night of 11th April 2025। आपको बता दूं कि ये जजमेंट 414 पेजेस का है और क्लियरली एक इंडेक्स के जरिए A to H पार्ट्स में डिवाइडेड है। So let's deep dive in the judgment and understand what observation the bench has made और एंड में क्या प्रेसिडेंट सेट किया गया है फॉर फ्यूचर केसेस। सो व्यूअर्स, इस केस में मेजरली 7 इश्यूज निकल कर आए हैं। पहला कि गवर्नर के पास क्या कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल है जब वो आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हैं। दूसरा, क्या गवर्नर एक बिल को प्रेसिडेंट के पास भेज सकते हैं जब वो बिल दोबारा स्टेट असेंबली ने रिकंसीडर करके भेजा हो, जबकि पहली बार उसने उस बिल को रिजर्व नहीं किया था। तीसरा, क्या कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 200 में गवर्नर के लिए कोई फिक्स टाइमलाइन दी गई है जिसके अंदर उसे फैसला लेना ही पड़े। चौथा, क्या आर्टिकल 200 के तहत गवर्नर को सिर्फ और सिर्फ स्टेट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे ही काम करना चाहिए। पांचवा, क्या आर्टिकल 200 के अंदर गवर्नर का डिस्क्रिशन यानी उसका अपना फैसला लेना जुडिशियल रिव्यू के अंडर आता है? अगर हाँ, तो जुडिशियल रिव्यू के पैरामीटर्स क्या होंगे? 6, जब गवर्नर किसी बिल को आर्टिकल 200 के तहत प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करता है, तो आर्टिकल 201 के अंडर प्रेसिडेंट को उस पर कैसे काम करना चाहिए? और आखिर में आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किस तरीके से किया गया है? ये सब इश्यूज सिर्फ टेक्निकल नहीं थे, ये फेडरल स्ट्रक्चर, डेमोक्रेसी और गवर्नर के रोल को रीडिफाइन करने वाले सवाल थे, जिसका बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में दिया है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे पहले इशू से। व्हाट कोर्सेज ऑफ एक्शन आर अवेलेबल टू द गवर्नर इन एक्सरसाइज ऑफ हिज पावर अंडर आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? इस क्वेश्चन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ऑब्जर्व किया है कि आर्टिकल की प्लेन रीडिंग से गवर्नर के पास जब बिल आए तो 3 ऑप्शन है, या अपना एसेंट देना, या एसेंट विदहोल्ड करना, या फिर प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए बिल को रिजर्व करना। लेकिन पहला प्रोवाइजो कहता है कि अगर बिल एक मनी बिल नहीं है तो गवर्नर वापस से उसे लेजिस्लेचर के पास रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है। इस रिकंसिडरेशन के बाद असेंबली बिल को दोबारा पास कर देती है तो गवर्नर उस पर अपनी एसेंट विदहोल्ड नहीं कर सकता। आर्टिकल 200 के दूसरे प्रोवाइजो में कहा गया है कि गवर्नर कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में बिल को प्रेसिडेंट के पास भेज सकता है अगर बिल हाई कोर्ट की पोजीशन को इम्पैक्ट करे या किसी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर से जुड़े इश्यूज को रेज करे। द बिल अपॉन बिकमिंग लॉ would so derogate from the powers of the High Court as to endanger the position which the High Court has been designed to fill by the Constitution। सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू को लेकर पिटिशनर और रिस्पोंडेंट दोनों के आर्ग्यूमेंट्स को फिर से दोहराया और क्लैरिफाई किया कि जब किसी बिल के कंटेक्स्ट में shall not assent to but shall reserve for the consideration of the president जैसे शब्द यूज होते हैं, तो ये बिल्कुल क्लियर है कि गवर्नर के पास कोई डिस्क्रिशन नहीं होता। अगर बिल सेकंड प्रोवाइजो में डिफाइंड कंडीशन के अंदर आता है तो गवर्नर हैज नो चॉइस बट टू रिजर्व अ बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि सेकंड प्रोवाइजो एक एक्सेप्शन है जबकि फर्स्ट प्रोवाइजो एक एक्सप्लेनेशन है और ये मे शब्द के इस्तेमाल से साफ होता है। हियरिंग के दौरान अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने आर्ग्यू किया था दैट अनलेस द प्रोसीजर इंडिकेटेड इन द फर्स्ट प्रोवाइजो इज फॉलोड, का मतलब ये है कि गवर्नर के डिस्क्रिशन पर डिपेंड करता है कि वो ये प्रोसीजर फॉलो करेगा या नहीं। अगर गवर्नर को लगता है कि बिल
अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और उसमें कोई रेमेडी पॉसिबल नहीं है, देन ही कैन सिंपली डिक्लेयर दैट ही इज विदहोल्डिंग एसेंट टू द बिल, जिससे बिल फॉल थ्रू या लैप्स हो सकता है। कोर्ट ने इस आर्ग्यूमेंट को शॉर्ट साइटेड, हाफ बेक्ड एंड सफर्स फ्रॉम एन इनहेरेंट फैलेसी बताया है और एक्सप्लेन किया कि अगर गवर्नर एसेंट विदहोल्ड करते हैं तो फिर उन्हें फर्स्ट प्रोवाइजो का पूरा प्रोसेस फॉलो करना जरूरी है। कोर्ट ने ये भी हाईलाइट किया कि एज सून एज पॉसिबल फ्रेज सिर्फ गवर्नर के एक्शन पर लागू होता है, स्टेट लेजिस्लेचर पर नहीं। लेजिस्लेचर को बस गवर्नर के सजेशंस को कंसीडर करना होता है, उन्हें एक्सेप्ट करना मैंडेटरी नहीं होता। इसीलिए अगर स्टेट लेजिस्लेचर बिल को दोबारा पास नहीं करता तब भी बिल्स फॉल थ्रू होता है। कोर्ट ने क्लियर किया कि मे वर्ड का यूज ऑप्शन दिखाने के लिए है, लेकिन जब गवर्नर एसेंट विदहोल्ड कर लेते हैं तब प्रोसीजर फॉलो करना मैंडेटरी हो जाता है। इसीलिए मे को शैल से इंटरप्रेट करने की जरूरत नहीं है। अगर मे को शैल बनाया गया तो लॉजिकल एब्सर्डिटी क्रिएट होगी, जहां गवर्नर के तीनों ऑप्शंस में एसेंट देना, विदहोल्ड करना या रिजर्व करना एक ही प्रोसीजर मैंडेटरी बन जाएगा, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट के खिलाफ है। कोर्ट ने और भी क्लैरिफाई किया कि एसेंट देने के बाद कोई रिजर्वेशन नहीं है। पैरा 190 सेज as soon as assent is granted the bill becomes an act and there is no scope thereafter for reservation for the consideration of the president or returning back to the state legislature। इसका मतलब है कि गवर्नर अगर बिल को पास कर देते हैं तो बाद में उसे प्रेसिडेंट के पास भेजना लीगली इनवैलिड होगा, और अगर बिल को रिजर्व करना है तो वो डिसीजन पहले लेना पड़ेगा, नॉट आफ्टर द एसेंट। गवर्नर एक इंटरमीडियरी है और फाइनल अथॉरिटी नहीं। कोर्ट ने कुछ लाइंस में गवर्नर के रोल का एसेंस समझा दिया। द कोर्ट ऑब्जर्व्ड that he is envisaged as an intermediary stop in the journey of the bill towards becoming an act, nor can he declare a simpliciter withholding of assent, thereby killing the bill। मतलब गवर्नर लॉ मेकिंग जर्नी में एक स्टेशन है, डेस्टिनेशन नहीं। वो किसी बिल को किल नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का मोस्ट पावरफुल ऑब्जर्वेशन ये था कि आर्टिकल 200 का पूरा स्कीम लेजिस्लेटिव प्रोसेस को एक्सपीडिएट करने के लिए है, रोकने के लिए नहीं। द कोर्ट ऑब्जर्व्ड विदाउट द प्रोसीजर एनविसेज्ड अंडर आर्टिकल 200 द बिल्स रिमेन्स mere piece of paper, skeletons without any flesh or life blood flowing through their veins, mere documentation of the aspirations of the people without any possibility of bringing them to fruition। अगर गवर्नर अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं या अननेसेसरी डिले करते हैं तो वो डेमोक्रेसी के कोर को डैमेज करते हैं। इसी ऑब्जर्वेशन के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू को कंक्लूड किया और कहा कि गवर्नर की डिस्क्रिशन अब बाउंड्री में है। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली डिक्लेयर किया कि गवर्नर के पास एब्सोल्यूट विटो नहीं है। अगर वो विदहोल्ड एसेंट का ऑप्शन चूज करते हैं तो उन्हें फर्स्ट प्रोवाइजो फॉलो करना होगा। अगर लेजिस्लेचर दोबारा बिल पास करता है तो गवर्नर कंपल्ड होते हैं एसेंट देने के लिए, और जब बिल गवर्नर से प्रेसिडेंट के पास चला जाता है तब आर्टिकल 201 एप्लीकेबल होता है। द कोर्ट कंक्लूडेड द इशू सेइंग इन एक्शन ऑन पार्ट ऑफ द गवर्नर टू टेक अ डिसीजन व्हेन अ बिल इज प्रेजेंटेड टू हिम अंडर आर्टिकल 200 इज ग्रॉसली वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ द एक्सपीडियंसी। अब बात करते हैं इशू नंबर 2 की। Whether the governor can reserve a bill for the consideration of the president when it is presented to him for assent after being reconsidered in accordance with the first proviso to Article 200, more particularly when he had not reserved it for the consideration of the president in the first instance। जैसे कि पहले भी डिस्कस किया गया है कि आर्टिकल 200 के अंदर गवर्नर के पास 3 ऑप्शंस होते हैं, एसेंट देना, विदहोल्ड करना या प्रेसिडेंट को रिजर्व करना, और वर्ड का यूज बताता है कि ये ऑप्शंस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। एक बार एक ऑप्शन चूज करने के बाद बाकी ऑप्शंस ऑटोमेटिकली अनअवेलेबल हो जाते हैं। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में मेंशन किया कि कामेश्वर सिंह केस में भी क्लियर किया गया था कि अगर गवर्नर ने प्रेसिडेंट के लिए बिल को रिजर्व नहीं किया और एसेंट दे दिया तो बाद में रिजर्व करने का ऑप्शन नहीं होता। स्टेट ऑफ पंजाब जजमेंट के बेसिस पर ये भी क्लियर हुआ है कि अगर गवर्नर ने एसेंट विदहोल्ड किया है तो आर्टिकल 200 का फर्स्ट प्रोवाइजो एक्टिव हो जाता है। ये प्रोवाइजो एक कंप्लीट कोड है जिसके अंडर गवर्नर को मैसेज के साथ बिल वापस भेजना होता है। इसके बाद जो भी स्टेप्स फॉलो करने हैं वो इसी प्रोवाइजो के हिसाब से होंगे। आर्टिकल के बाकी पार्ट इररेलेवेंट हो जाते हैं। कोर्ट ने समझाया कि विदहोल्ड एसेंट शब्द का मतलब होता है रोकना, डेफर करना या पोस्टपोन करना। इसका ये मतलब नहीं होता कि गवर्नर बिल को आउटराइट रिजेक्ट कर सकते हैं या विटो कर सकते हैं। ऐसा करना रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के बेसिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ होगा। हालांकि कोर्ट ने अपने इस ऑर्डर में ये भी क्लैरिफाई किया कि लेकिन डेफरमेंट भी सिर्फ प्रोवाइजो के प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही हो सकता है। प्रोवाइजो में जो लैंग्वेज है इफ द बिल इज पास्ड अगेन बाय द हाउस और हाउसेज विद और विदाउट अमेंडमेंट, वो क्लियरली दिखाता है कि गवर्नर का रोल रिकमेंडेटरी है। गवर्नर की सजेशंस बाइंडिंग नहीं होती लेजिस्लेचर के लिए, और जब लेजिस्लेचर फिर से बिल को पास करता है तो गवर्नर के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। द गवर्नर शेल नॉट विदहोल्ड एसेंट देयर फ्रॉम, मतलब गवर्नर को एसेंट देना ही पड़ेगा। कोर्ट ने कहा कि अगर गवर्नर ने वंस विदहोल्ड कर दिया तो फर्स्ट प्रोवाइजो की कंप्लीट प्रोसेस शुरू हो जाती है और उसका एंड हमेशा
बिल को असेंट देने में ही होता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में एस्प्रेसियो यूनिस एस्ट एक्सक्लूसिव अल्ट्रेस का मेंशन किया, यानी एक चीज का जिक्र होने का मतलब दूसरी चीज एक्सक्लूड होना है। इसीलिए जब प्रोवाइजो का प्रोसेस चल रहा हो उस दौरान गवर्नर प्रेसिडेंट के पास बिल भेजने का ऑप्शन यूज नहीं कर सकते। इस इशू के एंड में ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दिखाई कि अगर गवर्नर ने बिल को वापस भेजा सजेशंस के साथ और लेजिस्लेचर ने वही सजेशंस फॉलो नहीं किए बल्कि कुछ नए अमेंडमेंट्स किए, तो ऐसे केस में कहा जा सकता है दैट द बिल वाज नॉट रिकंसीडर्ड अकॉर्डिंगली। अगर नए अमेंडमेंट्स प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लायक हैं तो गवर्नर फिर से रिजर्व कर सकते हैं, लेकिन अगर लेजिस्लेचर ने बिल विदाउट अमेंडमेंट या सिर्फ गवर्नर के सजेस्ट किए अमेंडमेंट के साथ ही रीपास किया हो तो गवर्नर बाउंड होता है असेंट देने के लिए। रिजर्व करने का ऑप्शन उनके पास नहीं होता। ये इसीलिए भी क्योंकि प्रोवाइजो लेजिस्लेचर को अनलिमिटेड पावर नहीं देता कि वो बिल का नेचर ही बदल दे। अगर ऐसा होता है जैसे कि सेकंड प्रोवाइजो के खिलाफ हो तो गवर्नर फिर से 3 ऑप्शंस यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हाउस ने बिल को अकॉर्डिंगली कंसीडर किया तो गवर्नर के पास कोई डिस्क्रिशन नहीं बचा होता। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात ये भी कही कि ऐसे किसी भी सिचुएशन में अगर गवर्नर प्रेसिडेंट के लिए बिल रिजर्व करते हैं ऑन द ग्राउंड कि प्रोवाइजो फॉलो नहीं हुआ तो वो जुडिशियल स्क्रूटनी के अंडर आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू के एंड में कहा कि अब इस प्रेजेंट केस की बात करें तो 12 बिल्स में से 2 को गवर्नर ने पहले ही इंस्टांस में प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व किया था, बाकी 10 बिल में से उन्होंने असेंट विदहोल्ड किया था, लेकिन बिना किसी मैसेज के जो कि फर्स्ट प्रोवाइजो के खिलाफ था। जब गवर्नर ने ये विदहोल्डिंग किया तब तक स्टेट ऑफ पंजाब का जजमेंट आ चुका था। कोर्ट नोटेड देयर वाज नो रूम फॉर द गवर्नर टू डिक्लेयर अ सिंपलिसिटी विदहोल्डिंग ऑफ असेंट without taking recourse to the first proviso, as that virtually amounts to the exercise of absolute veto by the governor, a power which is conspicuously absent from our constitutional scheme. सिंपल विदहोल्डिंग करना बिना मैसेज के ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के अगेंस्ट है, क्योंकि ये एक तरह का एब्सोल्यूट विटो बन जाता है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर को नहीं दिया गया है। मैसेज के एब्सेंस में स्टेट लेजिस्लेचर को ये एज्यूम करना पड़ा कि पूरा बिल दोबारा कंसीडर करना पड़ेगा। उन्होंने स्पेशल सिटिंग में बिना मटेरियल चेंज के बिल्स को पास करके गवर्नर को भेजा, लेकिन इस बार गवर्नर ने असेंट देने के बजाय बिल्स को प्रेसिडेंट के पास रिजर्व कर दिया, बोलकर कि वो एंट्री 66 ऑफ लिस्ट 1 से रिपग्नेंट है। लेकिन जैसा कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जब बिल रिकंसीडर होके वापस गवर्नर के पास आता है बिना अमेंडमेंट के और पहले भी गवर्नर ने मैसेज नहीं दिया था, तो गवर्नर का प्रेसिडेंट के पास भेजना अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता है। द कोर्ट डिसाइडेड एज अ नेचुरल कंसिक्वेंस ऑफ द रिजर्वेशन ऑफ द बिल्स for the consideration of the president having been found to be in contravention of the procedure prescribed under Article 200 of the Constitution, and thus illegal and void. Any subsequent decision taken by the president on those bill would also be non-est and is thus declared to be void ab initio. अब बारी आती है थर्ड और इम्पोर्टेंट इशू की। The third issue says whether there is an express constitutionally prescribed timeline within which the governor is required to act in the exercise of his powers under Article 200 of the Constitution. इस इशू को रिजॉल्व करते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि पिटिशनर ने आर्ग्यू किया था that absence of any prescribed time period should not be construed as allowing the governor the liberty to act on his own free will and volition. उन्होंने सरकारिया कमीशन और पूंजी कमीशन की रिकमेंडेशंस का भी जिक्र किया, जिसमें कहा गया था कि आर्टिकल 200 और 201 में टाइम लिमिट इंक्लूड करनी चाहिए ताकि गवर्नर या प्रेसिडेंट की तरफ से डिले ना हो। लेकिन अटॉर्नी जनरल वेंकटरमणी ने अपोज करते हुए कहा था that in the absence of any prescribed time limit in the text of the provision, it would not be open to the court to read in a time limit and the only way to do so would be by way of constitutional amendment. उन्होंने नाम्बुदिरी केस का रेफरेंस दिया जहां सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर का काम में टाइम लिमिट इम्पोज करने के आइडिया को रिजेक्ट किया था। ऑर्डर में कोर्ट ने भी एक्सेप्ट किया कि आर्टिकल 200 का स्कीम में पॉकेट विटो या एब्सोल्यूट विटो का स्कोप नहीं है और गवर्नर को 3 ऑप्शंस में से एक चुनना पड़ता है। जब बिल फिर से प्रेजेंट होता है तो गवर्नर को असेंट देना ही होता है। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स का भी रेफरेंस दिया है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने आर्टिकल 91 जो बाद में आर्टिकल 111 बना में नॉट लेटर देन 6 वीक्स को हटाकर एज सून एज पॉसिबल प्रपोज किया था। इस पर काफी डिबेट हुई थी, लेकिन इन सब के बावजूद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एज सून एज पॉसिबल फ्रेज को अडॉप्ट किया, इस उम्मीद के साथ कि प्रेसिडेंट और गवर्नर अपना काम समय पर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि लेकिन आज का एक्सपीरियंस कुछ और ही बताता है। सरकारिया और पूंजी कमीशंस ने ऑब्जर्व किया कि आर्टिकल 200 का मिसयूज हुआ है और कई बिल्स गवर्नर सेक्रेटरीट में सालों तक पड़े रहे। डॉक्टर सिंघवी ने आर्ग्यू किया था देयर इज नो स्कोप फॉर द गवर्नर टू डिसाइड नॉट टू डिसाइड।
सुप्रीम कोर्ट ने एक और रेलेवेंट जजमेंट का भी रेफरेंस दिया, दुर्गापाड़ा घोष केस, जहां आर्टिकल 22(5) के एज सून एज नेवी को इंटरप्रेट करते हुए कहा गया था कि ये फ्रेज एक सेंस ऑफ अर्जेंसी को रिफ्लेक्ट करता है और अथॉरिटी को प्रॉम्प्ट एक्शन लेना चाहिए। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात को एम्फसाइज किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस एडमिनिस्ट्रेटिव डिले के नाम पर इग्नोर नहीं किए जा सकते। हर केस के फैक्ट्स के बेसिस पर ये चेक करना होगा कि क्या अथॉरिटी ने अपनी ड्यूटी रीजनेबल टाइम फ्रेम में पूरी की है या नहीं। कोर्ट ने आर्टिकल्स 200 और 201 को भी रेफर किया और बोला, बोथ द आर्टिकल्स डू नॉट प्रिस्क्राइब अ टाइम लिमिट विद इन विच द गवर्नर और प्रेसिडेंट आर रिक्वायर्ड टू कम टू अ डिसीजन ऑन द बिल प्रेजेंटेड टू हिम। और ये ओमिशन डेलिब्रेट था क्योंकि फ्रेमर्स जानते थे कि ऐसे बिल्स को ऑटोमेटिकली लैप्स नहीं करते। अगर लैप्स होने का इंटेंशन होता तो कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम लिमिट होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नर इनडेफिनेटली डिले कर सकता है। कोर्ट ने बोला, इट वाज नेवर ऑब्जर्व्ड और इवन रिमोटेडली इंडिकेटेड बाय दिस कोर्ट that the exercise of power by the governor under Article 200 was not of an urgent or expedient character as thus could be exercised even beyond reasonable time। इसीलिए कोर्ट ने ये क्लियर किया है कि अगर किसी प्रोविजन में एक्सप्रेस टाइम लिमिट नहीं है तब भी रीजनेबल टाइम के अंदर एक्शन लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट के पैरा 250 और 251 में लिखा है, आर्टिकल 200 की कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस और कंट्री के फेडरल स्ट्रक्चर में जो रोल है उसके मद्देनजर ये टाइमलाइन डिसाइड की गई है। अगर ये टाइमलाइन फॉलो नहीं की जाती तो गवर्नर के इनएक्शन जुडिशियल रिव्यू के लिए सब्जेक्ट होंगे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अब सेट की गई टाइमलाइन है, पहला, अगर गवर्नर एसेंट रोक देते हैं या स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पर बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर देते हैं तो ये एक्शन तुरंत लेना होगा, लेकिन मैक्सिमम 1 महीने के अंदर। दूसरा, अगर गवर्नर एसेंट रोक लेते हैं स्टेट काउंसिल की एडवाइस के अगेंस्ट तो बिल को 3 महीने के अंदर मैसेज के साथ वापस भेजना होगा। तीसरा, अगर गवर्नर बिल को स्टेट काउंसिल की एडवाइस के अगेंस्ट प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करते हैं तो ये रिजर्वेशन 3 महीने के अंदर करना होगा। और चौथा, अगर बिल रिकंसिडरेशन के बाद दोबारा पेश किया जाता है तो गवर्नर को उसे तुरंत एसेंट देना होगा, लेकिन मिनिमम 1 महीने के अंदर। कोर्ट ने अपने पैरा 251 में कहा है कि अगर इन टाइमलाइंस को फॉलो नहीं किया जाता तो गवर्नर की इनएक्शन जुडिशियल रिव्यू के लिए सब्जेक्ट हो सकती है। इसी इशू पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस जजमेंट के अगले पार्ट्स में हम प्रेसिडेंट के अंडर आर्टिकल 201 के रेफरेंसेस को जल्दी डिस्पोज करने की नेसेसिटी पर भी बात करेंगे। इस जजमेंट के बाकी के इश्यूज पर सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन और ऑर्डर को समझने के लिए रेफर टू आवर अदर वीडियो, जहां हम डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट के ऊपर भी क्या डिस्क्रिशंस या क्या डायरेक्शंस पास किए हैं और जुडिशियल रिव्यू के पैरामीटर्स गवर्नर और प्रेसिडेंट के लिए कैसे होंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस।